गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का पार्ट 3, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। आज हम इसके 14वें पार्ट पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम 13 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 3.6। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी, ये क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 3.6। तीसरे आवर्त के तत्वों Na, Mg और Si की प्रथम आयनन एंथैल्पी, जो तत्व सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन है, इनकी प्रथम आयनन एंथैल्पी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसका मान हमें दिया हुआ है। सोडियम की है 496, मैग्नीशियम की है 736 और सिलिकॉन की है 786 किलोजूल पर मोल। पूर्व अनुमान कीजिए कि एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान 575 या 760 किलोजूल पर मोल में से किसके अधिक पास होगा। इसका उचित कारण बताइए। हमें उदाहरण में सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, इन तीनों की आयनन एंथैल्पी दी हुई है 496, 737 और 786। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम अनुमान लगाएं कि जो एल्यूमिनियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी होगी, उसका मान 575 या 760 किसके ज्यादा पास होगा। ठीक है, तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो जो अगर हम देखें तो सोडियम आवर्त सारणी में सबसे पहले आता है, फिर मैग्नीशियम आता है और फिर सिलिकॉन आता है ना। अगर हम बाई से दाई तरफ देखें तो पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम और फिर सिलिकॉन, है ना। तो इस हिसाब से जो इनकी आयनन एंथैल्पी का मान है वह इसी क्रम में होना चाहिए। सोडियम का सब कम, फिर मैग्नीशियम का उससे ज्यादा और सिलिकॉन का उससे ज्यादा, उसी में है ना। अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में एल्यूमिनियम आता है। तो जो एल्यूमिनियम का मान है वह मैग्नीशियम से अधिक होना चाहिए, है ना। होना तो यही चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। यही है 1s2, 2s2, 2p6, 6 और 2 8 और 2 10 और फिर 3s2, है ना। 12 होता है परमाणु क्रमांकों की। तो क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरतम इलेक्ट्रॉन है, वो एस कक्षक में है ना। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह पी कक्षक में है। ठीक है, क्योंकि नाभिक में जो 3p इलेक्ट्रॉन है वह 3s इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षित होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आवरण प्रभाव होगा, है ना। जब आवरण प्रभाव होगा, 3s इलेक्ट्रॉन का मतलब 3p इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव होगा, यही होगा ना। तो जो अ, नाभिक का आवेश है ना, जो नाभिक का आकर्षण है वो कम हो जाएगा। जिस वजह से जो एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थी। तो जो एल्यूमिनियम है उस पे जो नाभिक का आकर्षण है वह कम हो जाएगा, जिस वजह से उसका आयनन एंथैल्पी का मान मैग्नीशियम से कम होगा। क्योंकि मैग्नीशियम में क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह 3s कक्षक में है, और 3s कक्षक में आवरण प्रभाव इतना नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे आवरण प्रभाव नहीं होगा, और जो इनके बीच का आवेश है, जो आकर्षण है, जो नाभिक आकर्षित करता है इस इलेक्ट्रॉन को, वो उतना ही रहेगा। जिस वजह से जो मैग्नीशियम का आयनन एंथैल्पी का मान है वह एल्यूमिनियम के आयनन एंथैल्पी से ज्यादा होना चाहिए। और इन्हें हमसे पूछा है मान 575 या 760 किससे, किसके बीच, मतलब किसके अधिक पास होगा। तो अगर हम मैग्नीशियम का आयनन एंथैल्पी का मान देखें तो वो 737 है। तो इससे कम होना चाहिए, तो 760 के पास तो हो नहीं सकता, है ना। तो 575 के आसपास होगा, है ना। तो हल क्या है, यह 575 किलोजूल पर मोल के अधिक पास होगा। एल्यूमिनियम का मान मैग्नीशियम मान से कम होना चाहिए, क्योंकि नाभिक से 3p इलेक्ट्रॉन 3s इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षित होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्ध इंथैल्पी के बारे में। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो एक ऋणायन में परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रम में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है ना, इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इसे ऐसे निरूपित करते हैं डेल्टा EgH। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से
परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। ठीक है, ये जो एंथैल्पी है इसका माप ऐसे लिया जा सकता है कि कितनी सरलता से, मतलब जितनी ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है ना, उतनी ही सरलता से कोई भी जो तत्व है वह इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, और ऋणायन में परिवर्तित हो सकता है ना। तो इसका माप है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। यह समीकरण 3.3 में दर्शाया गया है। यह समीकरण है जहां पे एक तत्व है हमारे पास एक्स, है ना, एक परमाणु है जो एक इलेक्ट्रॉन लेके एक एनायन या फिर ऋणायन में परिवर्तित हो रहा है। तो एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स माइनस, जो कि क्या है, एक ऋणात्मक आयन है ना, एक ऋणायन है। ठीक है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्मा शोषी होगा। ठीक है, तो जो परमाणु द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम है वह या तो ऊष्माक्षेपी है ना, या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, या फिर ऊष्मा शोषी जिसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं वह होगा। है ना, एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी है वह, मतलब जो ऊर्जा है वह निकलती है, और एंडोथर्मिक में जो ऊर्जा है वह प्रक्रम में लगती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी में जो ऊर्जा है वह निकलती है, और ऊष्मा शोषी में जो ऊर्जा है वह लगती है प्रक्रम में। यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो ऐसी अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है वह क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उदाहरणार्थ, जब हम 17वें वर्ग में जाएंगे तो जो 17वें वर्ग के तत्व हैं जिन्हें हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। पूरी आवर्त सारणी में जो 17वें वर्ग के तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे स्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। है ना, क्योंकि 18वें वर्ग में हमारे पास उत्कृष्ट गैस है, इनर्ट गैसेज हैं। और अगर हम 17वें वर्ग के तत्व देखें तो उनमें अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन उनके पास है तो वो उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके हैं, जो कि काफी स्थायी होता है। इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, कि ताकि मतलब सबसे ज्यादा ऋणात्मक होती है, ताकि उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिले और वो उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तित हो सके। इसी तरह उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, जो उत्कृष्ट गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस होती है तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक लब्ध एंथैल्पी का मान है वह सबसे ज्यादा धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए हो तो देखना, जैसे मान लीजिए नियोन है, ठीक है, उत्कृष्ट गैस है, इनर्ट गैस है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2 2s2 2p6। तो इसके जो क्वांटम स्तर में इसके कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वह पूरे भरे हुए हैं। अब अगर वो अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसे अतिरिक्त क्वांटम स्तर में, है ना, जो अगला क्वांटम स्तर है उसमें प्रवेश कराना पड़ेगा, जो कि उसके लिए काफी अस्थायी होगा, है ना, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस वजह से कोई भी उत्कृष्ट गैस है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है उनका मान अत्यधिक धनात्मक होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। ठीक है, मतलब उत्कृष्ट गैसेस के थोड़ी बाईं तरफ। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी में दाईं तरफ उत्कृष्ट गैसेस से पहले जो तत्व स्थित हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो, मान लीजिए अगर 16वें वर्ग के तत्वों की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तित हो सकते हैं। हेलोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उत्कृष्ट गैस के विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए जो जो आवर्त सारणी की दाईं तरफ और उत्कृष्ट गैस के आसपास जो तत्व हैं उनके जो जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान है वह अधिक ऋणात्मक होता है। आयनन एंथैल्पी की तुलना में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के परिवर्तन का क्रम कम नियमित है। ठीक है, मतलब आयन एंथैल्पी में तो हमने बता दिया था कि जब हम बाईं से दाईं तरफ जाएंगे, है ना, तो आयन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, या जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयन एंथैल्पी का मान घटेगा। परंतु इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में जो परिवर्तन का क्रम है वह इतना नियमित नहीं है। सामान्य नियम के अनुसार आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, जब हम बाईं से दाईं तरफ जाएंगे आवर्त सारणी में तो जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ते हैं और साथ साथ
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी अधिक ऋणात्मक होती है। तो हम बाई से दाई तरफ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है उनका मान, मतलब उनकी वो अधिक ऋणात्मक होती जाएगी। आवर्त सारणी में बाई से दाई ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। ठीक है, जब हम बाई से दाई तरफ जाते हैं तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसमें भी वृद्धि होती है। फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रविष्ट हुआ, जिस इलेक्ट्रॉन ने अभी प्रवेश किया, तो प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनुवेशित नाभिक के सन्निकट होगा। क्योंकि जो अभी प्रवेश किया है, क्योंकि हमारा जो परमाणु है वो छोटा है, तो जो नाभिकीय आवेश होगा और जो आकर्षण को कर रहा होगा नाभिक इलेक्ट्रॉन को, वह ज्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। इसी प्रकार की प्रवृत्ति सामान्यतः आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। और जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान है वह कम ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो परमाणु का आकार है वो बढ़ रहा है। हमें पता है जो परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार है, वह वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो बढ़ता है। तो क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तो जो प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक से दूर होगा, है ना। तो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन पर इतना आकर्षण नहीं लगा पा रहा होगा, जिस वजह से इस प्रकार की प्रवृत्ति, मतलब इस वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है उसका मान कम ऋणात्मक होता जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति हमें सामान्यतः आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। सारणी 3.7 यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्गों में आगे वाले तत्वों से कम ऋणात्मक है। ठीक है, और जब हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो ऐसा ये होता है कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की लब्ध एंथैल्पी है उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, मतलब कम ऋणात्मक होता है ना। मतलब या ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो धनात्मक होता चला जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान है ना, तो वो अधिक ऋणात्मक होती चली जाती है उन्हीं के वर्गों में, है ना। जैसे ऊपर फ्लोरीन है फिर क्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मान है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान है, वह कम ऋणात्मक होगा और क्लोरीन का ज्यादा होगा। ये क्यों? ये भी हम देखेंगे। ये देखिए सारणी 3.7 मुख्य वर्ग के कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो देखो हाइड्रोजन का -73, लिथियम का -60, सोडियम का -53, है ना। तो ये क्या है? कम ऋणात्मक होते जा रहे हैं, है ना। जो कि हमने पढ़ा है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्या है? वह घटता जाएगा। और जब हम आवर्त में जाते हैं तो देखिए वर्ग 1 में लिथियम का मान है -60 और वर्ग 16 में ऑक्सीजन का -141 और वर्ग 17 में फ्लोरीन का -328। तो ये भी हमने पढ़ा है जब हम आवर्त में बाई से दाई तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की लब्ध एंथैल्पी का जो मान है वह अधिक ऋणात्मक होता चला जाता है। तो देखिए लिथियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, ये अधिक ऋणात्मक होते जा रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो उत्कृष्ट गैसेस होती हैं उनका इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा धनात्मक होता है। तो देखिए हीलियम का +48, सोडियम का नियोन का +116, है ना। तो ये क्या है? सारे धनात्मक हैं और ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो बढ़ भी रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा नियोन का है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की का जो मान है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का, वह कम ऋणात्मक है क्लोरीन से, है ना। जबकि होना है क्या था कि क्लोरीन का कम ऋणात्मक होना चाहिए था फ्लोरीन से। ऐसे ही ऑक्सीजन का कम ऋणात्मक है सल्फर से, है ना। तो ये क्या है? ये अपवाद है जो क्यों होते हैं वो अभी हम देखेंगे। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो जो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जब परमाणु, तो जो इलेक्ट्रॉन है वह उनके निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर n=2 में प्रवेश करते हैं, जिसका क्वांटम स्तर कितना है? 2 है। इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है ना। जिस वजह से, क्योंकि जो क्वांटम स्तर है n=2, तो ये क्या है? छोटा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनमें ही आपस में प्रतिकर्षण होता है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान है वह फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का अपने ही वर्ग के तत्वों से थोड़ा कम ऋणात्मक है। इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक प्रतिकर्षण होता है। क्वांटम स्तर n=3 जहां पे सल्फर या क्लोरीन है, उसमें जो प्रवेश कराया गया इलेक्ट्रॉन है
उसमें द्वितीय स्थान में अधिक स्थान घेरता है, जिस वजह से जो प्रतिकर्षण है वो नहीं होता। ठीक है, इस वजह से जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान है वह कम ऋणात्मक है अपने ही वर्ग के तत्वों से। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 3.6 पर चर्चा की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होता है इसे समझा। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 3.6, 3.7 और फिर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।